सपोज ए वर्टिकल टनल इज अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक वर्टिकल टनल बनाई हुई है। एज्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो। और अर्थ को क्या एज्यूम करना, अर्थ को एज्यूम करना एक स्फीयर है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो का। इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन इन दिस टनल, इट्स एसलेशन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जब वो ऑब्जेक्ट y डिस्टेंस पे होता है, ठीक, तो उसका एसलेशन कितना होगा। तो एसलेशन का तो g हमें पता ही होता है। g कितना होता है, g होता है gm इंटू gm ओवर आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच बाई आर, ये फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक। अर्थ के अंदर जी नॉट 1 माइनस एच बाई आर होता है, जी नॉट होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब जरा इसको गौर से देखो, जी एम बाई आर स्क्वायर अगर ये है और अगर यहाँ पे हम आर एलसीएम ले लें तो ऊपर बचेगा आर माइनस एच। आर माइनस एच क्या होगा, आर माइनस एच होगा वाई, एच होती है डेप्थ, तो आर माइनस एच सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी तो हो जाएगी वाई, तो ये हो गया जी एम वाई ओवर आर क्यूब। लेकिन हमें मास के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए डेंसिटी के टर्म्स में। तो मास को वैल्यू पुट कर लेते हैं, अर्थ का मास, तो जी वाई ओवर आर क्यूब तो यहाँ छोड़ते हैं। मास जो हो जाएगा, मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये आपका बन जाएगा 4/3 पाई जी रो वाई, 4/3 पाई जी रो वाई। So the answer will be D part. Gravitational field at a center of a semicircle formed by a thin wire AB of mass capital M and length L. ये एक सेमी सर्कुलर वायर है AB, ये जो पूरा वायर है सेमी सर्कुलर वायर, इसकी लेंथ दी है L और इसका मास दिया M, और इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से इसके सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो आपसे पूछा गया, ठीक। अगर पूरा वायर होता कंप्लीट वायर तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे कितना होता है, 0। अभी आधा वायर है तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं वो आप, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे आएंगे इस तरह से, ठीक है। इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ढंग से समझना है। हम यहाँ से कितने एंगल पे आएंगे, थीटा, और थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे जिसका एंगुलर स्पैन होगा डी थीटा। ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया हमने, ये जो एंगल है ये है डी थीटा, और इसका मास मान लिया कितना है, डी एम। तो डी एम जो होगा वो कितना होगा, तो ढंग से समझना है, वो होगा टोटल एंगल कितना, पाई एंगल पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम, तो यूनिट एंगल पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एम अपॉन पाई। फिर से समझो, इस हाफ सर्किल ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, टोटल पाई, तो टोटल पाई एंगल पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल एम, तो यूनिट एंगल पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैपिटल एम अपॉन पाई। और ये जो एंगल है ये है वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, तो इस डी थीटा एंगल पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। क्लियर, ठीक है। इस डी एम मास की वजह से इस पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जिसको नाम दे देते हैं हम डी ई। तो डी ई कितना होगा, तो वो जरा ढंग से समझना, अगर एम मास होता है तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है फील्ड। अगर कोई एम मास है, कोई भी मास है एम, तो उससे आर डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस हो आर, उस पर आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है अंदर की तरफ होता है, और कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो मास है वो है डी एम, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कैपिटल आर मान लेते हैं, रेडियस, तो उसकी वजह से जो छोटा सा फील्ड होगा वो हो जाएगा जी डी एम ओवर आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब ये जो डी ई फील्ड है, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं यहाँ पे कहीं इस तरह से है वो डी ई फील्ड, ये है डी ई फील्ड। इस डी ई फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का तो नेट जीरो हो जाना है, क्योंकि जैसा डी एम इधर है वैसे डी एम आपको कहीं यहाँ पे भी मिलेगा इस तरफ, तो उस तरफ वैसे ही वहाँ पे, यहाँ पे जैसे इधर डी ई है वैसे इधर भी एक डी ई मिलेगा इस तरफ। तो इस डी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर मिलेगा, इस डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो ढंग से समझना है, ये एंगल है थीटा ये है फील्ड डी ई, तो डी कॉस थीटा का तो नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा, लेकिन ऐड कौन से हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे डी साइन थीटा के कंपोनेंट्स। इसका मतलब जो नेट फील्ड आएगा, नेट
नेट फील्ड आएगा वो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डी साइन थीटा वाले ऐड होते चले जाएंगे और नेट में कुछ रिजल्टेंट वैल्यू देंगे, कॉस थीटा वाले तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस अब सारी वैल्यूज पुट करने हैं। और थीटा की लिमिट, थीटा आपका 0 से लेकर कहाँ तक है, आधी रेंज है तो पाई तक है। ठीक, जरा इसको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। 0 to पाई, डी कितना है, डी ये है, डी एम कितना है, डी एम ये है, तो ये बन गया जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एम है एम अपॉन पाई डी थीटा और इंटू क्या है, साइन थीटा। ठीक, अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। आर की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, पाई आर जो लेंथ है वो एल के बराबर दी है आपको, तो आर जो होगा वो कितना आ जाएगा, एल अपॉन पाई। तो ये भी वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, जी एम ओवर पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर की जगह एल ओवर पाई, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और पाई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। अंदर जो बचेगा 0 to पाई वो सिर्फ बच रहा है आपका साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन सिंपल आया, प्रोसेस थोड़ी सी कम्बरसम थी लेकिन इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई जी एम अपॉन एल स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 से पाई। माइनस बाहर लिख लेते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर। अब ये हुआ कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई खुद -1 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो 1 -1 -1 तो -2 हो गया और ये माइनस बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 2 पाई जी एम ओवर एल क्यूब एल स्क्वायर, 2 पाई जी एम ओवर एल स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट 2 पाई जी एम ओवर एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्लियर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अब एक्स डायरेक्शन का फील्ड नेट जो आने वाला है वो किसका इंटीग्रेशन होगा, वो होगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो डी कॉस थीटा को आप 0 से पाई में इंटीग्रेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। आपको करके देख सकते हो आप इसको। A mass small m is at a distance a from one end of a uniform rod of length L and mass capital M। एक रॉड है, इसका मास दिया कैपिटल M, इसकी लेंथ दी है L और उसके एक एंड से a डिस्टेंस पे एक मास रखा है स्मॉल m। ये जो मास है ये क्या है आपका, ये है स्मॉल m। तो पूछ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास ड्यू टू द रॉड, रॉड की वजह से मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसमें आप सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट सिचुएशन जो है वो सिर्फ 2 ही केसेस में यूज़ करा जाता है। एक तो हो सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सॉलिड स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसका पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। और दूसरा केस तब यूज़ होता है जब सॉलिड स्फेरिकल शेल होती है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या शेल स्फेरिकल शेल होती है, अंदर खाली खोखली होगी और उसकी सर्कमफ्रेंस पे मास होगा। तो अगर स्फेरिकल शेल होती है और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेल के बाहर है, अगर हम उस स्फेरिकल शेल को बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो स्फेरिकल शेल ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसका पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। तो सिर्फ 2 सिचुएशंस में आउटसाइड से अगर हम देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास एप्लीकेबल हो पाता है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर में और एक स्फेरिकल शेल में, और ये रॉड है, रॉड में नहीं होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, तरीका ये है, इस पॉइंट मास से क्या करो, x डिस्टेंस पे आओ और x डिस्टेंस पे एक dx की विड्थ कट करो यहाँ से। ये जो रॉड है इसकी dx की विड्थ आपको क्या करनी है, कट करनी है। ठीक, इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। इसका मास कितना होगा, d कैपिटल M कह देते हैं इसको, और d कैपिटल M और ये स्मॉल m, इनके बीच में फोर्स निकालो और उसको इंटीग्रेट करो। x की लिमिट, तो रॉड शुरू हुई है यहाँ से, तो x की लिमिट होगी a से लेकर a प्लस l तक। तो मैं अगर लिखता हूँ टोटल फोर्स F, तो वो हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में होगा g स्मॉल m dm ओवर x स्क्वायर, और इसी को आपको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। लिमिट्स
लिमिट्स आपकी एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी ए, क्योंकि रॉड जो शुरू हुई है, रॉड का ये वाला एंड यहाँ से शुरू हुआ है, तो रॉड जब शुरू हुई है तो एक्स की वैल्यू कितनी है ए, और रॉड जब खत्म हुई है तब एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी ए प्लस एल। डी एम की वैल्यू कितनी होगी, तो डी एम बहुत सिंपल है, डी एम जो होगा वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ डी एक्स। सब क्या क्या बाहर आ जाने वाला है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल, ये बाहर आ जाने वाला है। अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक्स टू पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स पुट कर देनी है ए प्लस एल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आंसर मिलेगा आपको बी पार्ट। एक यूनिफॉर्म रिंग है, क्वेश्चन समझ लो क्या है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, स्मॉल एम मास की है, और उसके सेंटर से उसी की एक्सिस पे एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे, a√3 डिस्टेंस पे। सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है और इसकी रेडियस स्मॉल ए। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, तो सॉलिड स्फीयर के अगर आप बाहर हो तो सॉलिड स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो पॉइंट मास हो। क्लियर, तो सॉलिड स्फीयर किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉइंट मास, और ये बची रिंग। अब रिंग ने इस पॉइंट मास पर कितना फोर्स लगाया होगा, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, किसी भी पॉइंट मास पे जो फोर्स होता है तो पॉइंट मास इनटू फील्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स जो होता है वो हो जाएगा मास कैपिटल एम है, और रिंग का उस पॉइंट पे कितना फील्ड है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इनटू फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन ही होती है, ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन ही होती है फोर्स पर यूनिट मास, तो मास को इधर ले आएंगे तो मास इनटू फील्ड। रिंग के एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला वो थ्योरी में हुआ है, तो वो होता है जी एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो जो एक्स डिस्टेंस होती है सेंटर से एक्सिस के पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो वो यहाँ दी है a√3। नीचे आर स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, उसकी पावर क्या कर दोगे आप 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा √3/8 जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई ए स्क्वायर। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम फ्रॉम ए डिस्टेंस 2r to 3r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम। इस तरह की सिचुएशन है, मान लिया ये अर्थ है, अर्थ का मास दिया है कैपिटल एम, और उसके सेंटर से एक बॉडी थी जो कि कितनी डिस्टेंस पर थी 2r, सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, और उस बॉडी स्मॉल एम मास की बॉडी थी ये, और इस बॉडी को हमें 3r डिस्टेंस तक मूव कराना है सेंटर से, r और आगे बढ़ा देना है। तो इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जो भी एनर्जी इसमें खर्च होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करने में खर्च हो रही है। इसका मतलब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी होगी, तो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी अब सेंटर टू सेंटर 3r, माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2r। तो ये आपका हो गया जी एम एम ओवर r, तो आ जाएगा कॉमन, इसमें बचेगा 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 जो होता है वो होता है 1/6। सो द आंसर विल बी जी एम एम ओवर 6r, डी पार्ट। ए प्लानेट ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स अराउंड द सन ऑफ मास कैपिटल एम इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सन है, इसका मास दिया है कैपिटल एम, और एक प्लानेट है और वो इसके अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सन उस इलिप्स के एक फोकस पे लाई कर रहा होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लानेट फ्रॉम द सन आर r1 एंड r2। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है प्लानेट की सन से, यानी ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये दी है r1, और जो मिनिमम डिस्टेंस दी है यानी ये डिस्टेंस, ये दी है आपको r2। ठीक, यहाँ प्लानेट मूव कर रहा होगा कहीं। द टाइम पीरियड ऑफ द प्लानेट इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड पूछा है, तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता है तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो t² प्रोपोर्शनल टू a³ होता है। a क्या होती है, a होती है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो r1 प्लस r2 ये पूरी है, ये है मेजर एक्सिस, तो जो सेमी मेजर एक्सिस होगी वो आपकी होगी r1 प्लस r2, सेमी है इसलिए इसका हाफ। तो t² जो हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, वो हुआ आपका r1 प्लस r2/3 के क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो t किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो t हो गया आपका r1 प्लस r2 की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। बाकी तो कांस्टेंट है तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी में कंज्यूम हो जाएगा।
T proportional to R1 plus R2 की पावर 3/2 के proportional. So the answer will be B part. A body attains a height equal to the radius of Earth. कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा, तो जिस हाइट तक वो जाता है वो हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर ही है. तो एक बॉडी को यहाँ से फेंका जा रहा होगा और अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट के बराबर ही वो जाता है. तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया होगा, वी आपसे पूछी गई है. तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. इसको पॉइंट ए कह देते हैं, इसको पॉइंट बी कह देते हैं. ए से बी में एनर्जी कंजर्वेशन, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यही वी आपको फाइंड करना है. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू, बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जस्ट पहुंच पाता है तो वो रेस्ट में आ गया होगा एक मोमेंट के लिए. और बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r. तो ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया. वी स्क्वायर बाई 2 जो आपका आ रहा है जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2r, तो ये बन गया जी एम बाई 2r. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना आया, तो v आया अंडर रूट जी एम बाई आर. सो द आंसर विल बी ए पार्ट. इफ द मास ऑफ मून इज m बाई 81 वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ. अर्थ का मास दिया है कैपिटल M और मून का जो मास दिया है वो कितना मानना है आपको, m बाई 81. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मून कैंसिल ईच अदर. वो पॉइंट पूछा जा रहा है, उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जा रही है जहाँ पे मून का और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है. कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून, मून के सेंटर से. तो वो डेफिनेटली वो पॉइंट मून के पास ही होगा जिस पॉइंट पे नेट ग्रेविटी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी. जिस पॉइंट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो परमानेंट रेस्ट में बना रहेगा, क्योंकि उस पर अर्थ की तरफ से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. दिया क्या है आपसे, आपको दिया है गिवन देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून. इस तरफ लग रहा होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ई कह देते हैं, और इस तरफ डायरेक्शन होगी मून का ग्रेविटेशनल फील्ड, ई एम कह देते हैं. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. गिवन क्या है, गिवन है सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मून के बीच की डिस्टेंस दी है 60r. यानी दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस दी है वो दी है आपको 60r. तो मून के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो इधर जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 60r माइनस x ही आपसे पूछा गया. तो सिंपल है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल एंड अपोजिट पुट कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा. अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो वो होगा जी एम ओवर आर स्क्वायर. आर है 60r माइनस एक्स का स्क्वायर. मून का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो जी एम बाई 81 ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक, कैंसिल कर लेते हैं, जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ले लेते हैं, तो 60r माइनस एक्स जो आएगा वो 9x के बराबर आएगा. तो इसको इधर लाएंगे 10x, x कितना आ जाएगा 6r. यानी मून के सेंटर से वो जो पॉइंट होगा वो 6r डिस्टेंस पे होगा. डी पार्ट. The minimum energy required to launch a m kg satellite from Earth's surface in a circular orbit at an altitude of 2r, where r is the radius of Earth. ढंग से समझना, एक सैटेलाइट को लॉन्च करना अर्थ की सरफेस से, कितने एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड यानी अगर अर्थ की रेडियस r है तो वो जो अर्थ की सरफेस से हाइट है वो 2r है. यहाँ पे एक सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से लॉन्च करा देना, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो एक तरीका ये है कि हम जो एनर्जी निकालें वो 2 स्टेप में निकालें. हम ये कहें कि यहाँ से उठाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, प्लस यहाँ से उसको प्रोजेक्ट करने में, उसको ऑर्बिट में सेट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. दोनों एनर्जीज को ऐड कर लें, टोटल एनर्जी निकल आएगी. एक तरीका और हो सकता है डायरेक्ट,
जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में होगी तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, वो फॉर्मूला हमको पता है। और जब वो सरफेस पे रखी होगी तब जो टोटल एनर्जी होगी वो तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी, क्योंकि काइनेटिक तो कुछ होगी नहीं, बस रेस्ट में रखी हुई है। तो तब जो टोटल एनर्जी कितनी होती है वो हमको पता होती है। उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो ऐसे ही करते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी जब वो ऑर्बिट में होगी तो कितनी एनर्जी होगी EO उस सैटेलाइट की, माइनस जब वो सरफेस पे होगी तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी ES। तो जरा सॉल्व करते हैं। EO जो होगा वो होगा -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2 टाइम्स R। R जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3R है, माइनस माइनस ES कितना होगा, तो ES जो होगा वो होगा -G M ओवर R। क्योंकि वो सरफेस पर रखी है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और तो कोई एनर्जी होगी नहीं। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट दिख रहा है आंसर 5/6 टाइम्स GMM/R। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। अगर आप इसको टुकड़ों में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। पहले इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, वहाँ से भी यही आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या 3 पॉइंट मासेज हैं और वो एक सर्कल में इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तीनों पॉइंट मासेज की पोजीशन को अगर कनेक्ट किया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इस तरह से सर्कल में घूम रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं। एक बार में 2 मासेज थे और एक में 4 मासेज थे। अब ये 3 मासेज वाला है। तो कंसेप्ट इसमें सिंपल होता है, किसी भी एक मास को देखोगे तो बाहर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगने वाले नेट ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होता है। अब इसमें नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो इस मास का फोर्स मान लिया F है और इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स F है, इनका रिजल्टेंट आएगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। F होगा कितना, तो मान लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड A है जैसा दी हुई है इसमें उन्होंने। तो जो F होगा वो होगा GM × M डिवाइडेड बाई A²। तो ये लिखा है मैंने F। इस F और इस F का रिजल्टेंट कितना होगा, तो 2 इक्वल फोर्सेज होते हैं अगर एंगल थीटा पे तो उनका रिजल्टेंट होता है 2F cos θ/2। हमारे केस में थीटा 60 डिग्री है तो θ/2 60/2 30। F की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है GM² ओवर A²। क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बाहर की तरफ, तो वो होता है mR⍵²। अब इसमें हम R फाइंड करना है हमको, R कितना होगा, तो R मैंने नीचे समझाया हुआ है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड A है, एंगल ये 60 डिग्री होता है, तो ये पूरी जो लेंथ होती है A sin 60, A√3/2 होती है, वो A√3/2। और उसका ये जो हिस्सा होता है सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ का 2/3 होता है। तो पूरी लेंथ थी A√3/2 और उसका 2/3 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक √3 से ये √3 यहाँ पे √3 आ जाएगा, 3 कैंसिल करेंगे तो जो R आ गया वो आ गया A/√3। बस R की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, R की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर देंगे, जो कि यहाँ पे कर दिया है, आपको खुद कर लेना है। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ओमेगा का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर √3 होना चाहिए, पूरे अंडर रूट के अंदर भी क्या है √3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक स्फेरिकल शेल है, अंदर खाली है रीजन, R1 की रेडियस का रीजन खाली है, फिर R1 से लेकर R2 तक कुछ भरा हुआ है मटेरियल, M मास है, कैपिटल M मास, और R2 के बाद फिर से खाली। स्फेरिकल शेल है जिसकी थिकनेस है R2 - R1, और इसमें एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है। उस स्मॉल m मास के पार्टिकल को सेंटर से हम दूर की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें फोर्स कितना लगेगा वो आपसे पूछा गया है। तो जब वो स्मॉल m मास का पार्टिकल सेंटर से R1 तक मूव करेगा तब तक तो उस पर फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि शेल के अंदर फील्ड 0 होता है, फोर्स 0 होता है। तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही फोर्स दिखा दिया। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो R1 से R2 की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज़ करेगा। ठीक, R2 तक बढ़ते बढ़ते फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और R2 से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये शेल कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट मास की तरह, जो कि अपने सेंटर पर कंसंट्रेट होगा। और R2 से जैसे ही वो बाहर की तरफ जाएगा तो फोर्स फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो 0 से लेकर R1 तक 0 रहेगा, R1 से लेकर R2 तक ये R2 वैल्यू होगी, ये R1 वैल्यू होगी। फोर्स इंक्रीज़ करेगा R2 तक, और R2 के बाद फोर्स फिर से क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट।
If an artificial satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half of the magnitude of the escape velocity from the earth, ये कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट मूव कर रही है उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी की आधे के बराबर है। तो उस सैटेलाइट की हाइट आपसे पूछी गई है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r। आर क्या होगा, r+h। वो है वो जो दिया है वो दिया हाफ टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से एस्केप वेलोसिटी होती है 2gm/ अर्थ की रेडियस कैपिटल आर। बस h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये gm कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/r+h जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/4 टाइम्स 2/r। 2 टाइम्स 2r इधर जाएगा, 2r = r+h, सो h = r। तो सैटेलाइट की जो हाइट होगी वो अर्थ की रेडियस के बराबर आ रही है, सी पार्ट।